रीबर्थ ऑफ डेविल्स क्रूल लव एपिसोड 4। जब रुद्रम ने मोह से कहा कि वो खुलकर अपनी जिंदगी जी सकती है और उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, तो वह हैरानी से रुद्रम को देखने लगी और बोली, लेकिन ये हमारा गांव नहीं है। हम यहाँ कैसे खुलकर जी सकते हैं? और आपके बिना बाहर जाना असंभव है। हम आपके बिना अपना कदम भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते। रुद्रम इस पर बोला, यह कोई 1920 नहीं चल रहा है कि जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगी। तुम अपनी मर्जी की मालकिन हो। मैं एक मॉडर्न बंदा हूं और तुम्हें पूरी तरीके से जीने की आजादी देता हूं। वो इस पर बस उसे देखती रही और फिर बोली, क्या सच में मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूँ, जैसे पहले जिया करती थी अपने पिताजी के साथ? क्या मैं कहीं भी जा सकती हूँ? वादा करती हूँ कि इस घर से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये घर तो पूरा देख सकती हूँ ना? अपनी मर्जी से इस घर में घूम सकती हूँ? रुद्रम बोला, हाँ घूम सकती हो। और सिर्फ घर क्यों, घर के बाहर भी जा सकती हो। मोह बोली, घर के बाहर मैं क्या करूंगी जाकर? रुद्रम बोला, चल सकती हो, टेंशन फ्री हो सकती हो घर के काम से, कुछ देर के लिए मॉल जा सकती हो, मूवी देख सकती हो। मोह बोली, नहीं, हमें नहीं पता यहाँ के बारे में कुछ भी। ऐसे तो हम गुम हो जाएंगे। अगर आपका मन करे हमें बाहर लेकर जाने का, तो आप लेकर चलिएगा, लेकिन वैसे नहीं जाएंगे। रुद्रम बोला, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज तो जाना पड़ेगा क्योंकि मीटिंग है, लेकिन कल नहीं जाऊंगा और कल मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊंगा। कल हम दोनों अपनी पिकनिक सेलिब्रेट करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ स्पेशल। मोह बोली, पिकनिक क्या होता है? रुद्रम ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, पिकनिक एक ऐसा हॉलीडे होता है, मतलब एक ऐसी छुट्टी जहां इंसान अपने सारे टेंशन को भूलकर, अपने सारे स्ट्रेस को भूलकर, कुछ समय के लिए काम रोककर अपनी फैमिली, अपनी वाइफ या दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाता है, उनसे बातें करता है, उनके साथ बहुत ज्यादा मौज मस्ती करता है, बहुत सारे खेल खेलता है, लेकिन अच्छी बातें करता है, कोई बात जो तनाव दे सके। ऐसी बातें पिकनिक पर नहीं की जाती। मोह ने इस पर कहा, ये तो बहुत अच्छा है। रुद्रम बोला, हाँ, पिकनिक रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है, और कल हम पिकनिक पर चलेंगे। ठीक है, तो चलो। अब मुझे बताओ कि तुम आज पूरा दिन घर पर क्या करोगी? कोई एक्टिविटी होनी चाहिए ना? चाहे वो एक जगह बैठे बैठे ही हो, लेकिन होनी चाहिए। और तुम्हें मोबाइल फोन दे नहीं सकता क्योंकि तुम्हें चलाना नहीं आता, तुम्हें मुझे वो सिखाना होगा। वो इस पर बोली, क्या करेंगे? थोड़ी देर सो जाएंगे, ऐसे ही कमरे में टहल लेंगे, दादी के पास जाकर बातें कर लेंगे, और कोई खास काम ही नहीं है जब घर का काम करने से मना कर दिया। रुद्रम इस पर सोचने लगा और फिर कुछ याद आते हुए बोला, तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छी लगती है? मोह का थोड़ा सा मुंह बिगड़ गया और उसने ना में अपना सिर हिलाया और अपना सिर नीचे झुका लिया। रुद्रम बोला, किताबें पढ़नी अच्छी नहीं लगती, तो स्कूल की किताबें कैसे पढ़ती थी? वो बोली, स्कूल की किताबें कहाँ पढ़ते थे? अध्यापक पढ़ाते ही नहीं थे ठीक से, और किताबें तो एक कोने में घर पर पड़ी रहती थीं। रुद्रम एकदम हैरानी से बोला और उसे सच में प्रिंसिपल पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इतना बड़ा डोनेशन दिया, लेकिन प्रिंसिपल उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। रुद्रम ने खुद को रिलैक्स किया और कहा, तुम्हें स्कूल की नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग किताब दूंगा तो पढ़ोगी? उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया, तो रुद्रम ने कहा, ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग किताबें लेकर आता हूँ। और उसके बाद वो रूम से चला गया। मोह अच्छे से बैठ गई और अब जाकर वो पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगी। कमरे का पेंट दो कलर का था, मरून और पीच। जिस दीवार के सहारे बेड था, उस दीवार पर मरून कलर का पेंट था और उस दीवार पर बहुत सारी फोटो फ्रेम थी। उनमें एक बच्चे की फोटो थी, जो शायद छोटे से बड़ा हो रहा था। मोह को लगा कि शायद ये रुद्रम के ही बचपन की तस्वीर होगी। बाकी की तीन दीवारें पीच कलर की थीं और उन पर भी बहुत सारी फोटो फ्रेम्स थीं। एक दीवार थी जो क्लोजेट से जुड़ी हुई थी और उस पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे। वो सर्टिफिकेट्स और मेडल्स रुद्रम के ही थे, जो उसने अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और बिजनेस वर्ल्ड में कलेक्ट किए थे। आगे भी वो बिजनेस वर्ल्ड में अवार्ड्स कलेक्ट कर रहा था। कमरे के गेट से लगकर ही दूसरी तरफ सोफा और टेबल थे और उसके लेफ्ट साइड में बाथरूम का दरवाजा था। कमरे के ठीक बीचों बीच हॉट शेप का कारपेट था, लेकिन वो कारपेट ब्लैक कलर का था। पता नहीं क्यों, लेकिन मोह को वो कारपेट का कलर अच्छा नहीं लग रहा था और वो खुद से बोली, काले रंग का दिल, छी, अच्छा नहीं है। वो धीरे धीरे पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम स्टडी रूम में आ गया।
उसके कमरे से निकलते वक्त फाल्गुनी ने रुद्रम को देख लिया था, जो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही थी। उसे मोह के बारे में पता चला था कि वो सिर्फ 16 साल की है। कुछ गांव वालों ने उसके और रुद्रम को लेकर अजीब अजीब सी बातें बना ली थी। रुद्रम ने मोह की जान बचाने के लिए उससे शादी कर ली थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों उसने ये कहा कि वह मोह से प्यार करता है। पहली मुलाकात में उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सबको यही लगता था कि रुद्रम ने सिर्फ जान बचाने के लिए ही मोह से शादी की थी। बाकी सच क्या है, ये सिर्फ रुद्रम ही जानता था। फाल्गुनी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि रुद्रम ने 16 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। वो और कोई भी रास्ता अपना सकता था, लेकिन नहीं, उसने शादी करना ही जरूरी समझा। उसे सच में डर लग रहा था कि कहीं ये 25 साल का आदमी सच में 16 साल की मासूम से प्यार तो नहीं करने लगा। फाल्गुनी खुद से बोली, मैं इतनी दूर से यहाँ क्यों आई थी रुद्रम? सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना मैं लंदन में ठीक थी। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब आना था, तुम्हारी बाहों में जाना था। लेकिन यहाँ आकर मुझे क्या पता चला कि तुमने शादी कर ली है, वह भी अपने से 9 साल छोटी लड़की से, जो अभी तक ठीक से बड़ी भी नहीं हुई है और जिसका स्कूल लाइफ भी कंप्लीट नहीं हुआ। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी मोहब्बत के चक्कर में। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम सच में इस गांव की मोह के साथ प्यार में तो नहीं पड़ गए हो। फाल्गुनी ने अपने दिमाग को झटकते हुए कहा, प्यार में तो नहीं हो, मैं क्यों इस लड़की की भाषा बोलूंगी? और यही सब बोलते हुए वो ऊपर की तरफ आ रही थी कि तभी उसने रुद्रम को अपने कमरे से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देखा। उसने अपने कदम तेज किए और रुद्रम के पीछे जाने लगी। वो लाइब्रेरी में पहुंची तो उसने देखा कि रुद्रम अपने एरिया में न होकर ज्योति के एरिया में है और कुछ किताबें ढूंढ रहा है। फाल्गुनी उसके पास आई और बोली, ये ज्योति की किताबें हैं, तुम क्या देख रहे हो? रुद्रम उसकी आवाज पर चौंक गया और उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा दूर होते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो? फाल्गुनी ने खुद से 2 कदम पीछे ले लिए और बोली, आई नो कि तुम शादी कर चुके हो और किसी दूसरी लड़की के करीब जाना अब तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। रुद्रम, तुमने मुझे गले भी नहीं लगने दिया। वहां पर तुम्हारी बीवी थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। अब तो हम दोनों एक दूसरे को जी भर के गले लगा सकते हैं। और उसके बाद फाल्गुनी ने अपनी बाहें फैला ली और रुद्रम के करीब आने लगी। रुद्रम ने वापस 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, नहीं, शादी कर चुका हूं मैं, फाल्गुनी, और यह बात याद रखना। और हाँ, मैं तुम्हें गले इसलिए नहीं मिला कि वहां पर मेरी पत्नी खड़ी थी, बल्कि इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभा रहा हूं और मैं उस वचन की वैल्यू करता हूं। फाल्गुनी ने अपना मुंह चढ़ाते हुए कहा, यू आर द डेविल। तुम ऐसे फैमिली ड्रामा वाले हीरो की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? रुद्रम कुछ नोवेल्स ढूंढने लगा जो कि मोह आराम से पढ़ सके और बोला, डेविल था, डेविल हूं और डेविल रहूंगा। ये टैग मेरे ऊपर से कोई नहीं हटा सकता, मैं खुद भी नहीं हटा सकता। और हाँ, मुझसे दूर रहो फाल्गुनी। फाल्गुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी रुद्रम से, इसलिए वो बोली, सॉरी, मेरी गलती है। वैसे तुम कौन सी बुक ढूंढ रहे हो और किसके लिए? रुद्रम बोला, अभी तो बताया, अपनी पत्नी के लिए देख रहा हूं ताकि वो बोर ना हो पूरे दिन, क्योंकि अगर वो बोर हुई तो पागल हो जाएगी और मैं अपनी बीवी को पागल होते हुए नहीं देख सकता। और फिर रुद्रम को फाइनली कुछ रोमांटिक नोवेल्स मिल गईं, जो कि आगे हिंदी में भी ट्रांसलेट थी। वो किताबें लेकर मुड़ा और फाल्गुनी को दिखाते हुए बोला, ये रहीं वो किताबें जो मेरी बीवी पढ़ेगी। फाल्गुनी बोली, रोमांटिक नोवेल्स, वो पढ़ पाएगी? रुद्रम ने कहा, क्यों नहीं पढ़ पाएगी, जरूर पढ़ पाएगी। अनपढ़ गवार नहीं है वह, 10th क्लास की स्टूडेंट है और 10th क्लास के स्टूडेंट को अनपढ़ गवार कहना बेवकूफ़ी है। और जो ऐसा कह रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ और मूर्ख है, और मैं उसे मूर्ख का टैग देने में जरा भी टाइम नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद रुद्रम ने एक तरीके से फाल्गुनी, अजय और अमर की इंसल्ट करके वहां से चला गया। अजय और अमर की इंसल्ट समझ आती थी, लेकिन फाल्गुनी की क्यों हुई, ये बात फाल्गुनी को समझ नहीं आई, क्योंकि उसे इंसल्ट फील हो गई थी। रुद्रम अपने कमरे में आया और देखा कि मोह बेड पर बैठी हुई है और बालकनी के बाहर देख रही है, जहां पर बिजलियां कड़क रही थी और जोर जोर से हवा आ रही थी। कुछ ही पल बाद बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। रुद्रम आया और बोला, ये लो तुम्हारे लिए किताबें। मोह ने उन किताबों को लिया और खोला तो वो इंग्लिश में थी। उसने कहा, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? रुद्रम बोला, नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा?
मोह ने किताब दिखाते हुए कहा, यह अंग्रेजी में है और आप अच्छे से जानते हैं कि हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। रुद्रम मुस्कुराया और कहा, हाँ, ये पहले इंग्लिश में है और फिर हिंदी में है। पन्ने तो पलट कर देखो, पता चल जाएगा। मोह ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रुद्रम ने कहा। उसने काफी सारे पन्ने पलटे तो वो कहानी इंग्लिश में जहां खत्म हो रही थी, उसके ठीक अगले पेज पर हिंदी में वापस शुरू हो रही थी। फिर उसने अपनी नजरें झुकाते हुए रुद्रम से कहा, माफ कीजिए। रुद्रम पास आया, उसका चेहरा ऊपर किया और फिर उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए बोला, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। अगर समझ ना आए तो भी कोई लोड नहीं है। मोह ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर रुद्रम ने उसे बाय कहा और वहां से ऑफिस के लिए चला गया। मोह अपने पैरों को ऊपर करके बेड से टेक लगाकर बैठ गई और किताब को पढ़ने लगी। लगभग 1 घंटे बाद रुद्रम की कंपनी के टेरेस पर लगातार 6 बार गोली चलने की आवाज आई और फिर कुछ आदमियों के चीखने की आवाज। रुद्रम ने कुछ देर पहले 2 आदमियों को स्वर्ग से धार दिया था और वह सामने खड़ा था। उसके हाथों में गन थी जिसमें से धुआं निकल रहा था क्योंकि लगातार गोलियां उसमें से निकली थीं। सामने 2 लाशें बिछी हुई थीं। उसने अपनी गन अपने आदमी को दी और अपने कदम उन दोनों लाशों की तरफ बढ़ा दिए जो अब कोई भी रिस्पांस करने की हालत में नहीं थी। रुद्रम ने अपने पैरों को मोड़कर नीचे बैठा, फिर उन दोनों लाशों को ध्यान से देखा। एक लाश का चेहरा ऊपर करने के लिए उसने उसके बालों को मुट्ठी में भरा और ऊपर किया और बोला, मेरे दुश्मन को मेरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मेरी प्राइवेट बातें लीक कर रहे थे, तो कैसे तुम्हें जाने देता, मारता तो था ही, आखिर मैं द डेविल हूं। रुद्रम ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातें बाहर निकल रही थी, चलो अब आराम से नर्क में जाओ और जब पहुंच जाओ तो चिट्ठी लिख देना। और हाँ, आज नहीं तो कल मैं भी मर ही जाऊंगा, पर मैं नेचुरल तरीके से नहीं मरूंगा। कोई रुद्रम को मार नहीं सकता। और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे साथ नर्क में मुलाकात करूंगा और तुम्हें वहां भी मारूंगा, क्योंकि रुद्रम सिंघानिया लव्स टू किल पीपल। और उसके बाद एक डरावनी और डेविल हंसी पूरे टेरेस पर गूंजने लगी। सुबह के 10 बजे रुद्रम का केबिन, वह अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने बिना देखे ही फोन को उठा लिया और कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट ने कहा, सर, टीम रेडी हो गई है अभी, पर देख लीजिए। रुद्रम ने कहा, ट्रेनिंग रूम में लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट ने हाँ कहा और रुद्रम ने अपने कंप्यूटर को बंद किया और फाइल को भी बंद किया। फिर वह केबिन से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह सेकंड टॉप फ्लोर पर पहुंचा और एक छोटे कमरे के बाहर आकर रुका। उसने अपना फिंगरप्रिंट लगाया और वह कमरा खुल गया। रुद्रम अंदर गया तो वहां पर 2 आदमी थे जो सादे कपड़े पहने हुए थे और बाकी सारे वहां पर रुद्रम के आदमी थे। रुद्रम उनके पास आया और बोला, यही है वो दोनों जो जाने वाले हैं? वहां पर असिस्टेंट भी था। उसने कहा, हाँ सर, यही है। इनके और भी आदमी हैं, लेकिन ये चीफ है। रुद्रम ने कहा, गन चलानी आती है? उन दोनों ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो रुद्रम ने अगला सवाल किया, तैरना आता है? उन दोनों ने वापस अपना सिर हाँ में हिला दिया। रुद्रम ने कहा, स्विमिंग पूल में नहीं तैरना है, समुद्र के अंदर तैरना है, आता है? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। रुद्रम ने कहा, एक दूसरे को देखकर तैरोगे? उन्होंने अपना सिर नहीं में हिला दिया और एक ने कहा, हाँ सर, तैरना तो आता है, समुद्र में भी तैर लेंगे। रुद्रम हंसा और बोला, और अगर कोई शार्क या कोई भी जल प्राणी तुम्हारे पास आ गया तो कैसे बचोगे? तैरने से काम नहीं चलेगा, तैरते वक्त खुद को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। हर बार रुद्रम सिंघानिया अपना नुकसान नहीं झेलेगा। रुद्रम ने अपने असिस्टेंट को देखा और कहा, इस पानी में फेंको दोनों को। वो दोनों हैरान हो गए और बोले, हमें पानी में क्यों फेंक रहे हैं, हमने क्या किया? रुद्रम बोला, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। वो दोनों समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जब तक वो कुछ समझ पाते, उन्हें गहरे पानी में डाल दिया गया। वो दोनों अचानक से गिरने पर डूबने लगे। रुद्रम बोला, फेलियर पीपल्स। रुद्रम एक चेयर पर जाकर बैठ गया और एक पैर पर दूसरा पैर रखा। वो दोनों आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे और ऊपर आने लगे। वो जगह काफी छोटी थी और दबी हुई थी, इसलिए उन्हें अपने हाथ फैलाने का मौका नहीं मिल रहा था और वो डूबते जा रहे थे। रुद्रम ने कहा, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपना सिर ऊपर कर पाओगे। उन दोनों को रुद्रम की आवाज क्लियर नहीं सुनाई दी, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अपने पैर को नीचे और चेहरे को ऊपर कर पाएं। लेकिन वो दोनों उल्टे ही हुए जा रहे थे।
कितनी भी कोशिश करें, उनकी थकान उन पर हावी हो रही थी और वो बार बार नीचे की तरफ दब रहे थे। उन दोनों को घुटन सी होने लगी थी। रुद्रम ने अपने असिस्टेंट को कहा, निकालो इन्हें बाहर, ये नमूने लेकर आए हो तुम? असिस्टेंट ने तुरंत सॉरी कहा और फिर अपने आदमियों से कहा कि वो दोनों को बाहर निकालें। फिर उन्होंने रस्सी के जरिए उन दोनों को बाहर निकाला। रुद्रम ने अपनी गन निकाली और उसे हैंकी से साफ करते हुए बोला, अब ठीक से तैरना, वरना तुम्हारे पैरों पर गोली चला दूंगा। वो दोनों घबरा गए और इस बार जगह बदल गई। अब वो एक अच्छा खासा बड़ा स्विमिंग पूल था, लेकिन वो काफी गहरा था। वो दोनों इस बार अपने आप से उसमें कूद गए और रुद्रम को तैरकर दिखाया। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रम को चाहिए क्या। वो उनसे तैरने को क्यों कह रहा है, लेकिन फिर भी वो डेविल रुद्रम सिंघानिया से पंगा नहीं ले सकते थे। जब रुद्रम को तसल्ली हो गई कि वो समुद्र में भी तैर सकते हैं, तो उन्हें बाहर निकलने दिया गया। वो दोनों ठंडे पानी की वजह से कांप रहे थे। फिर अचानक से रुद्रम के आदमियों ने उन दोनों के हाथ में एक एक गन पकड़ा दी। रुद्रम उनके पास आया और कहा, सामने देखो। वो दोनों सामने देखने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उन्होंने रुद्रम को देखा। रुद्रम ने कहा, सामने सेब रखा है, उसे देखो। वो दोनों वापस सामने देखने लगे। वहां सच में एक छोटा सा सेब था, लेकिन काफी दूर था। अचानक से गोली चलने की आवाज आई और वह सेब दो टुकड़ों में बंट गया। टुकड़े इतने सटीक थे कि देखने से लग रहा था कि जैसे चाकू से काटे गए हों। वो दोनों आदमी हैरान हो गए और फिर रुद्रम को देखने लगे, जिसके हाथ में गन थी और वह सेब की तरफ पॉइंट थी। रुद्रम ने एकदम सटीक निशाना लगाकर सेब के दो टुकड़े कर दिए थे। रुद्रम ने अपना हाथ नीचे किया और कहा, तुम दोनों को इसी तरीके से सेब के दो टुकड़े करने हैं, तभी तुम मेरे साथ काम करने के लायक बनोगे, नहीं तो नहीं। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि रुद्रम किस प्रकार की परीक्षा ले रहा है। ऐसी परीक्षा कौन लेता है? लेकिन वो रुद्रम के मास्टरमाइंड को नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने गन उठाई और सेब की तरफ निशाना लगाया। रुद्रम के आदमियों ने दो सेब वहां रख दिए। दोनों ने एक एक करके वहां पर गोली चलाई, लेकिन दोनों ही गोलियां चूक गईं। रुद्रम ने उन्हें गुस्से से देखा और रुद्रम ने कहा, जब तक सेब के सही तरीके से दो टुकड़े नहीं हो जाते, तुम दोनों यही काम करोगे। आगे की ट्रेनिंग बाद में होगी। उसके बाद एक आदमी को उस आदमी के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा कर दिया और दोनों जगह 12-12 सेब लाकर रख दिए गए। उन्हें कहा गया कि जब तक सही से निशाना नहीं लगेगा, वो वहां से नहीं हिलेंगे। वो दोनों ठंड से कांप रहे थे। दोनों ने निशाना लगाना शुरू किया, लेकिन कभी सेब आधा टूट जाता तो कभी चूक जाता, लेकिन सही तरीके से दो टुकड़े नहीं होते थे। हालांकि एक आदमी से हो गए। रुद्रम ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही आगे करके दिखाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुक्के न भिड़े, बल्कि एकदम प्रॉपर निशाना लगे, ताकि अगर कोई दुश्मन तुम्हें मारने को आए तो उसे सही निशाना लगे और वो तुम्हें मार न पाए। वो दोनों अजीब महसूस कर रहे थे कि रुद्रम सेब पर निशाना लगवा रहा था, ताकि उनका निशाना दुश्मनों पर सटीक हो जाए। फिर उन्होंने वापस निशाना लगाना शुरू किया, लेकिन फिर से एक आदमी चूक गया। रुद्रम ने कहा, इन दोनों से जल्दी नहीं होने वाला, इसलिए बुलेट चलाते रहो और दूसरों को बताते रहो, और जब तक ये काम नहीं हो जाता, तब तक रुकना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिस फ्लो पर रुद्रम का केबिन था, उस फ्लो पर लिफ्ट आकर रुकी और उसमें से फाल्गुनी बाहर आई। उसने कपड़े बदल लिए थे और वो एक व्हाइट कलर की टाइट फिटेड नी लेंथ ड्रेस में थी। वो बाहर निकली और रुद्रम के केबिन की तरफ जाने लगी। तभी उसके कानों में दो फीमेल एम्प्लॉयर्स की आवाज सुनाई दी। अरे, ये कहाँ जा रही है? दूसरी फीमेल एम्प्लॉयर ने कहा। पहली ने जवाब दिया, तुम नहीं जानती, ये रुद्रम सर की बचपन की दोस्त है। दूसरी एम्प्लॉयर चौंक कर बोली, मतलब रुद्रम सर का इसके साथ लफड़ा चल रहा है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी तो ऐसी नहीं है। पहली ने सहमति जताई, उनकी ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। कभी अचानक से आकर कह दे कि फाल्गुनी पाठक अब से फाल्गुनी रुद्रम सिंघानिया है। फाल्गुनी के कदम थोड़े धीमे पड़ गए। उसने ये सब सुन लिया था और उसके दिल को एक अच्छी सी खुशी मिली, अपने नाम के आगे रुद्रम का नाम लगाकर। लेकिन तभी अचानक से उसे सुबह का सीन याद आया, जब रुद्रम ने बड़े गर्व से मुंह से उसका नाम अपने नाम के आगे लगाया था। वह आगे की तरफ बढ़ गई और रुद्रम के केबिन का दरवाजा खोलने लगी कि तभी अचानक से रुद्रम का दूसरा असिस्टेंट, जो वहां से गुजर रहा था, आया और बोला, ये आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं? फाल्गुनी ने उसे देखा और कहा, अंदर जा रही हूँ।
असिस्टेंट बोला, सॉरी मैडम, लेकिन सर अभी यहाँ नहीं है। वो किसी काम से दूसरी तरफ गए हैं। आप उनकी परमिशन के बिना अंदर नहीं जा सकती। क्या आपके पास उनसे मिलने का कोई अपॉइंटमेंट है? फाल्गुनी ने अपना चेहरा उसकी तरफ किया और कहा, एक्सक्यूज मी, मैं फाल्गुनी पाठक हूँ। फाल्गुनी पाठक, रुद्रम सिंघानिया की बचपन की दोस्त और उसकी बहुत करीबी दोस्त। तो मुझे राइट है उसके कमरे में जाने का। असिस्टेंट बोला, सॉरी मैडम, लेकिन सर का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि वह किसी फाल्गुनी पाठक को अपनी ऑफिस में एंट्री देंगे। वह अपने खुद के माँ बाप को अंदर नहीं आने देते, तो दोस्त को क्या ही आने देंगे। फाल्गुनी बोली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, बचपन की। मैं अंदर जा रही हूँ। और फिर उसने असिस्टेंट की नहीं सुनी और अंदर चली गई। वो असिस्टेंट ज्यादा देर तक ये बात रुद्रम से छुपा नहीं सकता था, इसलिए उसने तुरंत ही रुद्रम को फोन किया। रुद्रम वहीं बैठा हुआ था और उन्हें देख रहा था। जब उसका फोन बजा तो उसने अपने दूसरे असिस्टेंट का नंबर देखा और फोन उठा लिया। उसके दूसरे असिस्टेंट ने सब बताया और कहा, सर, मैंने कोशिश की लेकिन वह मुझे धमका कर अंदर चली गई। रुद्रम खड़ा हुआ और बोला, आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। उसके बाद रुद्रम उठा और अपने पहले असिस्टेंट से कहा, अच्छे से ट्रेनिंग करवाना, और वहां से निकल गया। रुद्रम का फ्लो पर पहुंचने पर असिस्टेंट केबिन के बाहर खड़ा था। रुद्रम रुका और बोला, तुम्हारा इस महीने का बोनस कट। असिस्टेंट हैरान हो गया और वहां के बाकी एम्प्लॉय भी। एक एम्प्लॉय ने कहा, क्या सच में? तुम तो कह रही थी कि सर की वो बहुत करीब है, फ्यूचर वाइफ है, लेकिन सर को तो गुस्सा आ गया। दूसरी एम्प्लॉय बोली, क्योंकि सर को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी गैर हाजिरी में उनके केबिन में आ जाए। अरे, वो अपने पेरेंट्स को नहीं आने देते तो दोस्तों को क्यों आने देंगे? फिलहाल वो उनकी दोस्त है, वाइफ नहीं। जब वाइफ बन जाएगी तो शायद आने देंगे और शायद वो रुद्रम सर को अपनी मुट्ठियों में बंद कर लेगी। रुद्रम ने ये सब सुन लिया था। वो पलटा और उन दोनों के पास आया। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, तुम्हारा बोनस डबल हो जाएगा। आज के आज इन दोनों को फायर करो। दोनों एम्प्लॉय हैरान हो गई और खड़ी होकर बोली, सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन रुद्रम ने कुछ नहीं सुना। उसका असिस्टेंट, जो भी फायदा उठाना चाह रहा था, ने तुरंत ही हाँ किया और उनका रेजिग्नेशन लेटर तैयार करने के लिए कह दिया। दोनों एम्प्लॉय असिस्टेंट से कहने लगी कि वो ऐसा न करे, लेकिन वो रुद्रम की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने वही किया जो रुद्रम ने कहा। अब दोनों एम्प्लॉय को ये चिंता सताने लगी कि उन्हें कोई बड़ी और अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। अब उन्हें किसी छोटी कंपनी में काम करना पड़ेगा या फिर प्रोफेशन बदलना पड़ेगा, क्योंकि रुद्रम से पंगा लेना मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन की कंपनी में नौकरी को ना कहना था। रुद्रम ने अपने केबिन का दरवाजा खोला और देखा कि सामने सोफे पर फाल्गुनी बैठी थी और उसके हाथ में रुद्रम की फोटो फ्रेम थी, जिसे वह बड़े प्यार से देख रही थी और उस पर अपना हाथ फेर रही थी। रुद्रम आगे आया और बोला, कीप दैट ऑन द टेबल। फाल्गुनी ने रुद्रम को देखा और फिर खड़ी हो गई। उसने फोटो फ्रेम को टेबल पर रख दिया और बोली, तुम्हारी फोटो फ्रेम है, उसे तो छू सकती हूँ। तुमने खुद को छूने से तो मुझे मना किया है। रुद्रम ने कहा, क्योंकि वो हक मेरी बीवी का है, मेरी दोस्त का नहीं, और मेरी बिना परमिशन के केबिन में कैसे आए? फाल्गुनी ने गहरी सांस ली और कहा, कम ऑन रुद्र, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्त से भी आगे। हमारा रिश्ता इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, यार। रुद्रम बोला, आई एम नॉट योर यार, यह मेरा केबिन है, घर नहीं कि तुम्हारी बदतमीजी को सह लूंगा। फाल्गुनी इस पर बोली, अरे यार, ठीक है ना, जानती हूं कि तुमने गांव की एक छोटी सी बच्ची से शादी कर ली है, पर प्लीज उसके लिए हमारी दोस्ती को तो मत खत्म करो। वैसे तो फाल्गुनी गांव की गंवार बोलने वाली थी, लेकिन उसे रुद्रम का गुस्सा पता था और वह जान गई थी कि रुद्रम अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने गंवार कहना सही नहीं समझा। रुद्रम बोला, बोल दो, गंवार क्या चाहती हो? घर में तो बोलती ही हो, यहां भी बोल दो। फाल्गुनी कांप गई और बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली थी। रुद्रम उसके पास आया और बोला, अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है तुम्हारा? फाल्गुनी हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, कैसा अपॉइंटमेंट लेटर? रुद्रम बोला, मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट लेटर तुम लेकर आए हो या नहीं? फाल्गुनी ने कहा, मैंने कोई अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं, तो लेटर कहाँ से लाऊंगी? रुद्रम बोला, पहली बात, तुम बिना मेरी परमिशन के, मेरे असिस्टेंट के मना करने के बावजूद मेरी केबिन में घुस जाती हो और मेरी प्राइवेट चीजों को छूती हो। दूसरी बात, मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट लेटर भी तुम्हारे पास नहीं है।
बताओ क्या सोचा, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड के हाथों फिकवा दूं बाहर? फाल्गुनी हैरान थी। वो रुद्रम से लगभग 4-5 साल बाद मिल रही थी और रुद्रम में इतना बदलाव आ जाएगा यह उसे नहीं पता था। आखिरी बार वह तब मिली थी जब वह अपना कॉलेज कंप्लीट करने के लिए लंदन जा रही थी और रुद्रम का लास्ट ईयर चल रहा था कॉलेज का। फाल्गुनी बोली, तुम इस तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते रुद्रम। रुद्रम ने सख्त आवाज में कहा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, और क्या करने आए हो मेरी कंपनी में? फाल्गुनी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ की और मन में बोली, माय फुट। उसके बाद उसने रुद्रम से कहा, जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूं। मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब चाहिए, एक रिप्यूटेड पोजीशन चाहिए। रुद्रम ने कहा, कौन सी पोजीशन तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। और हाँ, जॉब इंटरव्यू के लिए भी इंटरव्यू का लेटर होना चाहिए, चाहे तुम्हारे पास हो। फाल्गुनी फिर हैरान होकर बोली, नहीं है। रुद्रम बोला, तो जाओ और पहले वह लेकर आओ। और हाँ, आगे से अगर तुम बिना मेरी परमिशन के मेरी केबिन में आए तो मैं सच में तुमसे पूछूंगा भी नहीं और सिक्योरिटी गार्ड के हाथों तुम्हें बाहर फिंकवा दूंगा, समझी? दोस्त, तुम सिर्फ और सिर्फ घर में हो, बाहर हो या केबिन में, आई एम योर बॉस। फाल्गुनी गुस्से में अपना पर्स उठाकर वहां से चली गई। केबिन से बाहर निकलते ही उसने डोर को देखा जिस पर डी डेवल लिखा हुआ था। उसने मन में कहा, कोई बात नहीं, एक दिन तुम मेरे करीब भी आओगे। आई नो कि तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ोगे, पर कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो रख ही सकते हो। क्या पता तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। एक कोशिश करने में क्या है, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। रुद्रम, मैं नेगेटिव नहीं हूं और नहीं तुम्हारी बीवी के साथ कुछ करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें पाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं जो थर्ड स्टैंडर्ड के आइडियाज अपनाती हैं, जैसे नशे की दवाई पिला दी, रात में सिड्यूस कर लिया। नहीं, मैं वह नहीं हूं। मैं एक सिंपल लड़की हूं और अपने मन से तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करूंगी। अगर बन गए तो ठीक है, नहीं तो जो मेरी किस्मत में है। उसके बाद फाल्गुनी वहां से चली गई और रुद्रम अपने काम में लग गया। शाम होते होते उन आदमियों ने जैसा रुद्रम चाहता था वैसा ही किया। फिर उन्हें शिप के साथ देश से बाहर भेजने की तैयारी कर दी गई। रुद्रम बहुत देर तक काम करता रहा। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा तूफानी हो गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो सकती है। रुद्रम का असिस्टेंट उसकी केबिन में आया और बोला, सर, मुझे लगता है कि आपको अब घर चले जाना चाहिए, वरना आप इस तूफानी मौसम में फंस जाएंगे। रुद्रम ने अपना काम करते हुए बोला, नो, और डोंट फॉरगेट, रुद्रम सिंघानिया अपना काम कभी इनकम्प्लीट नहीं रखता, इसलिए जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता मैं नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना है, तुम जा सकते हो। असिस्टेंट बोला, सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रुद्रम ने अपनी आंख उठाकर उसे देखा तो वो डर गया और चला गया। रुद्रम ने अपना काम पूरा किया और उसके बाद खड़ा हुआ, अपना ब्लेजर उठाया, फोन उठाया और केबिन से निकल गया। वो कंपनी के बाहर आया तो तूफानी बारिश हो चुकी थी। उसने ड्राइवर को कहा कि वो कार को कंपनी के मेन गेट के पास लाए। ड्राइवर ने ओके कहा और कार को लेकर गेट की तरफ आ गया। फिर छाता लेकर बाहर निकला और सबसे पहले रुद्रम को बारिश से बचाते हुए कार की बैक सीट पर बिठाया। फिर खुद आगे जाकर बैठ गया और कार को मैंशन की तरफ बढ़ा दिया। ड्राइवर ने यूं ही सवाल किया, सर, आज आप लेट हो गए? रुद्रम बाहर की तरफ देखते हुए बोला, काम ज्यादा था। ड्राइवर ने कहा, घर पर तो सबने शायद खाना भी खा लिया होगा। रुद्रम ने कहा, कोई बात नहीं, खा लेने दो। ड्राइवर ने उसके बाद कोई बात नहीं की। गाड़ी सीधा मैंशन के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर फिर से छतरी लेकर बाहर निकला और रुद्रम को बारिश से बचाते हुए मैंशन के गेट तक ले आया। सिक्योरिटी गार्ड ने मैंशन का दरवाजा खोला और गार्ड रूम से छतरी दी। रुद्रम अंदर आया और देखा कि सब लोग इधर उधर अपने काम में व्यस्त हैं। मानसी ने कहा, आज बहुत देर हो गई, खाना खा लो। रुद्रम ने पूछा, अट्रैक्शन कहाँ है? फाल्गुनी भी वहीं थी। वो बोली, अरे, तुम्हारी अट्रैक्शन होगी कहीं, तुम खाना खाओ। रुद्रम ने मानसी की तरफ देखा और पूछा, कहाँ है अट्रैक्शन? मानसी ने कहा, अपने कमरे में है। रुद्रम ने पूछा, खाना खा लिया उसने? मानसी ने कहा, नहीं, ज्योति को भेज रही हूं उसे बुलाने के लिए। हम उसे बुलाने गए थे, पर उसने कहा कि वो तब तक नहीं खाएगी जब तक आप नहीं आएंगे। रुद्रम ने कहा, मैं खुद उसे लेने जा रहा हूं। उसके बाद वो ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। जब कमरे में आया तो देखा कि मोह वैसे ही बैठी हुई थी जैसे वो उसे बिठाकर गया था। वो शांति से बुक पढ़ रही थी।
रुद्रम ने अंदर आते ही सवाल किया, यह क्या कर रही हो तुम, अट्रैक्शन? मोह ने रुद्रम की आवाज सुनकर उसे देखा, मुस्कुराई और फिर बोली, बाबू साहब, आप कब आए? रुद्रम ने कहा, अभी आया, पर तुम क्या कर रही हो? मोह ने कहा, ये जो किताब दी थी ना, मैं वही पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी किताब है। रुद्रम ने कहा, खाना क्यों नहीं खाया? मोह ने कहा, आप नहीं आए थे, इसलिए नहीं खाया। अभी आप आ गए हैं, तो आप कपड़े बदल लीजिए, उसके बाद हम खाना खाने चलेंगे। रुद्रम अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, रात के 9 बज रहे हैं, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मेरा इंतजार क्यों किया? मोह बोली, पत्नी जब तक पति नहीं खाएगा, तब तक कैसे खा सकती है? रुद्रम बोला, और यह बात तुम्हें किसने कही? उन्होंने कहा, माँ ने और पिताजी ने। रुद्रम ने कहा, तुम्हारी माँ तो अब है नहीं। मोह ने अपना सिर नीचे झुका लिया और कहा, जब थी तब बताया था उन्होंने, मैं उन्हें देखती थी। जब तक पिताजी खाना नहीं खा लेते थे, वह खाना नहीं खाती थी। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि वह खाना क्यों नहीं खा रही है। उन्होंने कहा था कि पति परमेश्वर होता है, जब तक वह ना खा ले, तब तक खुद नहीं खाया जाता। और हमें माफ कीजिए, सुबह हमने आपके साथ खाना खा लिया था। रुद्रम ने कहा, साथ में किया था? मुझसे पहले भी खाना खाने की बात हो तो खा लेना ठीक है, फालतू में मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मोह ने इस पर रुद्रम को देखा और कहा, पर यह गलत नहीं है? रुद्रम ने अपनी शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे और अब उसने उसे उतारकर एक जगह सोफे पर पटक दिया। फिर वह मोह के पास आया। मोह ने अपने सर को थोड़ा पीछे किया और रुद्रम ने बड़े प्यार से उसके होठों को चूमा और बोला, क्यों गलत होगा? और वैसे भी ये पुराने रीति रिवाज मैं नहीं मानता। अगर मानता तो तुमसे शादी नहीं करता, है ना? क्योंकि पुराने रीति रिवाज के अनुसार यह भी कहा जाता है कि अगर किसी औरत को किसी दूसरे आदमी ने छू भी लिया तो उसे कोई और आदमी नहीं अपना सकता। और तुम्हें तो 5-5 लोग उठाकर लेकर गए थे अपने साथ, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की ना? मोह ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो रुद्रम ने कहा, तो बस मुझे इन रीति रिवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, आगे से खाना खा लिया करना। मोह ने कहा, लेकिन अच्छा नहीं लगता। रुद्रम ने कहा, अच्छा नहीं लगता, वह बात अलग है। लेकिन अगर सिर्फ तुम रीति के अनुसार चल रही हो तो तुम्हें खा लेना चाहिए। इसके बाद रुद्रम ने फिर से उसके होठों को अपने होठों में लेकर चूमा और वापस से उसे 5 मिनट तक किस किया। इस बार मोह के हाथ भी उठ गए और उसने रुद्रम की गर्दन पर अपने हाथ रख दिए। रुद्रम की किस धीरे धीरे गहरी होती गई और वह मोह को थोड़ा साइड में करके बेड पर लेट गया। फिर खुद उसके ऊपर जाकर उसे और भी ज्यादा शिद्दत और गहराई के साथ चूमने लगा। मोह की आंखें बंद थी और उसके हाथ रुद्रम की गर्दन पर थे। रुद्रम के एक हाथ मोह की पीठ पर थे और दूसरा हाथ उसके बालों में उलझा हुआ था। रुद्रम पूरी तरह भीगा तो नहीं था, लेकिन हल्की हल्की बारिश में भीग गया था, जिससे उसकी शर्ट गीली हो गई थी। बारिश का पानी उसकी बॉडी पर भी लग गया था, जो टपक कर मोह की बॉडी पर गिर रहा था। दोनों हर बात से बेखबर एक दूसरे को किस करने में लगे थे। किस तो सिर्फ रुद्रम कर रहा था, मोह सिर्फ उसे महसूस कर रही थी क्योंकि उसे किस करना आता ही नहीं था। रुद्रम उसके होठों पर अपने होठों का दबाव बनाए जा रहा था। दोनों को खाना खाने के लिए नीचे जाना था, लेकिन रुद्रम शायद कुछ और ही खाने के मूड में था। नीचे सब उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सबने खाना खा लिया था, सिर्फ उनका खाना रह गया था। इसी वजह से सब रुके हुए थे। जब वो नहीं आए तो ज्योति खड़ी हुई और बोली, मैं देख कर आती हूँ, क्यों नहीं आ रहे हैं? और फिर वो वहां से चली गई। फाल्गुनी बोली, मैं भी आऊं क्या? ज्योति ने पलटकर कहा, नहीं, मैं आ रही हूं। और फिर वो सीधा रुद्रम के कमरे की तरफ चली गई। लेकिन वो रुद्रम के कमरे के बाहर ही कुछ दूरी पर रुक गई जब उसे कमरे से मोह की कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और कान खड़े हो गए। वो हल्का सा आगे बढ़ी और अपने चेहरे को थोड़ा आगे करके कमरे में देखा। फिर वो पीछे हट गई, अपनी आंखों को बंद किया और अपने दिमाग पर 2-3 बार मारा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। गंदी बात होती है, गंदी गंदी। भैया भी ना, क्या है इनको? खाना खा लेते पहले, फिर भाभी को। अब अगर मैं लेकर नहीं गई तो माँ ऊपर आ जाएगी, और अगर मैं नीचे नहीं गई तो भी माँ ऊपर आ जाएगी। मुझे इन्हें रोकना पड़ेगा, लेकिन रोकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इतना अच्छा और ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट चल रहा है, इसे कैसे स्पॉइल कर दूं? मैं इन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। क्या करूं, क्या करूं? ज्योति वहीं रुक गई और सोचने लगी कि वह कैसे बिना उन दोनों के मूवमेंट को स्पॉइल किए उन्हें खाने के लिए नीचे लेकर आए।
इधर 10 मिनट हो गए, ज्योति भी नहीं आए, तो मानसी बोली, ये कर क्या रहे हैं ऊपर? ये लड़की बुलाने गई थी या खुद में ही खो गई? फिर मानसी खुद जाने लगी, तो फाल्गुनी ने कहा, अरे रुको, आप क्यों टेंशन लेती हो? मैं जाकर देख कर आती हूँ, मैं लेकर ही आऊंगी। और उसके बाद वो कमरे की तरफ बढ़ गई। ऊपर ज्योति इधर उधर घूम रही थी, सोच रही थी कि वो कैसे रुद्रम और मोह को डिस्टर्ब किए बिना नीचे लेकर आए। तभी फाल्गुनी कॉरिडोर में आई और जब उसने ज्योति को इधर उधर घूमते हुए देखा, तो उसके पास आई और बोली, तुम घूम क्यों रही हो उनके कमरे के बाहर? उन्हें बुला लो ना। ज्योति ने कहा, शश, क्या कर रही हो? वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। फाल्गुनी ने कहा, कौन डिस्टर्ब हो जाएगा? ज्योति ने कहा, भैया और भाभी। फाल्गुनी ने पूछा, क्या कर रहे हैं वो दोनों अंदर, जो डिस्टर्ब हो जाएंगे? और इतनी धीरे क्यों बोल रही हो? ज्योति ने कहा, प्लीज धीरे बोलो, उनका इतना ब्यूटीफुल और रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल हो जाएगा वरना। फाल्गुनी को थोड़ा अजीब लगा और उसने पूछा, कैसा रोमांटिक मोमेंट? ज्योति ने फाल्गुनी का हाथ पकड़ा और थोड़ा साइड में ले जाकर कहा, अरे भैया और भाभी का ब्यूटीफुल किस सेशन चल रहा है, लिप किस सेशन। फाल्गुनी ने जैसे ही ज्योति की बात सुनी, वो बिल्कुल हैरान हो गई और बोली, क्या लिप किस सेशन, मतलब? ज्योति बोली, इतनी भी भोली मत बनो यार दीदी, लिप किस सेशन का मतलब होता है एक दूसरे को किस कर रहे हैं वो दोनों। और क्या, अभी हम ये काम करते हैं, चलकर बोल देते हैं कि उन दोनों को भूख नहीं है। वैसे भी हम सब तो खाना खा चुके हैं, अपने अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे। फाल्गुनी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और वो बोली, और अगर उन्हें बाद में भूख लग गई तो? ज्योति बोली, मेरी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना टेस्टी कि भैया उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो खुद ही बनाकर खिला देंगी ना उन्हें। अभी हम चलते हैं। फाल्गुनी ने कहा, ठीक है, फिर मैं अपने कमरे में जाती हूँ, तुम जाकर सबको बता दो। ज्योति ने अपने कंधे उचकाए और हाँ कर दी। फिर वो और फाल्गुनी आगे की तरफ बढ़ गए, लेकिन फाल्गुनी अपने कमरे के पास आकर रुक गई और ज्योति नीचे की तरफ चली गई। फाल्गुनी ने जैसे ही ज्योति को सीढ़ियों पर देखा, वो पलटी और वापस रुद्रम और मोह के कमरे की तरफ चली गई। उसने हल्का सा अपना सिर आगे किया और उन दोनों को देखा। अभी तक रुद्रम और मोह का किस सेशन चालू था। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था उन दोनों को ऐसे देखकर। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि फाल्गुनी और ज्योति ने उन्हें देख लिया है। वो पने प्यार भरे एहसास में गुम थे। रुद्रम ने अपने आप को बिल्कुल मोह के हवाले कर दिया था और उसने मोह के पैरों को उठाकर उसे अच्छे से बिस्तर पर लेटा दिया था। अब वो सीधा होकर उसके होठों को किस करने के साथ साथ काट भी रहा था। धीरे धीरे मोह को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उसकी आंखें खुलने लगी और उसने अपने मुंह से आवाज निकालना शुरू किया। उसने रुद्रम के कंधे पर हल्का सा प्रेशर डाला ताकि रुद्रम उसे छोड़ दे, लेकिन रुद्रम को समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपने किस में मदहोश हो चुका था। जब खुद रुद्रम की सांस उखड़ने लगी, तब उसने मोह के होठों को छोड़ा और उसका चेहरा देखने लगा, जो बिल्कुल लाल हो चुका था और वो बहुत ज्यादा हाँफ रही थी। मोह ने अपने होठों को आजाद पाते ही गहरी गहरी सांसें ली और अपने सीने पर हाथ रखा। उसने अपनी दिल की धड़कन को बहुत तेज महसूस किया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज हलक में अटक गई थी। वो बोल नहीं पा रही थी। रुद्रम ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसकी दिल की धड़कनों को महसूस किया। उसकी धड़कनें काफी तेज थीं। उसने उसके सीने को धीरे धीरे मलना शुरू किया और कहा, क्या हुआ? मैंने ज्यादा जबरदस्ती कर दी, सॉरी। मोह कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। 5 मिनट बाद उसकी सांसें नॉर्मल हुई और उसने धीरे धीरे हंसते हुए बोला, आपने मुझे, मेरी सांसें ठीक नहीं हो रही थी, मैं मर जाऊंगी क्या? रुद्रम ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, किस करने से कोई मरता नहीं है। मोह की आंखें हल्की हल्की खुली थी और वह रुद्रम को देख रही थी। वो बोली, लेकिन अगर आप और थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते तो शायद मैं सच में स्वर्ग सिधार जाती। रुद्रम को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुंह बंद रखो अपना, फालतू की बातें मत बोला करो, समझी? मोह अब नॉर्मल हो चुकी थी। रुद्रम उससे दूर होकर बैठा और मोह भी ठीक से बैठ गई। उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? रुद्रम ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब किया। इस पर मोह बस उसकी आंखों में देखती रही। रुद्रम ने उसके होठों को अपने अंगूठे से छुआ और रगड़ा, फिर बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और पति अपनी पत्नी के होठों के पास आ सकता है।
मोह ने बड़ी मासूमियत से कहा, लेकिन आप मेरे होठों को खा रहे थे अपने दांतों से। गलत बात, खून निकल जाता तो? रुद्रम ने कहा, तुम शक कर लेती। मोह को समझ नहीं आया कि शक करना क्या होता है। वो बोली, ये क्या होता है? रुद्रम ने कहा, ये भी किस करने का एक तरीका होता है, करूं क्या? रुद्रम फिर से उसके होठों के पास आने लगा, तो मोह ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और बोली, नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे चलो। रुद्रम मुस्कुराया और उसकी गालों पर किस किया। मोह फिर से कांप गई। रुद्रम क्लोजेट में गया और 5 मिनट में कपड़े बदल कर आ गया। मोह, जो बिस्तर पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी, उसे लेकर बाहर की तरफ चल दिया। फाल्गुनी पहले ही जा चुकी थी। वो रुद्रम और मोह का रोमांटिक किस सेशन नहीं देख पाए। वो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई और खुद से बोली, क्या सच में मैं गलत कर रही हूं? क्या मुझे अपनी सोच बदल देनी चाहिए? क्यों मैं फालतू में बहुत उनके बीच में हूं? आई नो कि रुद्रम और मोह की उम्र में बहुत फर्क है। अगर रुद्रम कभी गांव नहीं जाता तो शायद उसे कभी मोह नहीं मिलती। लेकिन शायद किस्मत में रुद्रम के लिए मोह लिखी थी। पर मैं क्या करूं? मैं बहुत समय से तुमसे प्यार करती हूं, रुद्रम। मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। अब जब फाइनली अपनी पढ़ाई पूरी कर तुम्हारे पास आए हूं, सिर्फ अपना लव कन्फेशन करने के लिए, तो तुम शादी कर चुके हो। ये गलत बात है, रुद्रम, बहुत गलत बात है। मैं तुम्हारी लव स्टोरी की विलेन नहीं बनना चाहती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। पर मैं नहीं बनूंगी, पक्का नहीं बनूंगी। अगर तुम अपनी पत्नी के साथ खुश हो, तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं थे। शायद मेरा प्यार हमेशा एक तरफा ही होना था। बोलते बोलते फाल्गुनी की आंखों में आंसू आ गए। रुद्रम और मोह दोनों नीचे आए और मासी ने उन्हें देखकर हैरानी से कहा, तुम दोनों क्या करने आए हो नीचे? रुद्रम बोला, खाना खाने आए हैं। मानसी ने हैरानी से ज्योति को देखा और कहा, लेकिन तू तो बोल रही थी कि दोनों ने खाना खाने से मना कर दिया है। ज्योति ने अपने होठों को काटा और खुद से बोली, यार, ये दोनों कैसे अजीब प्राणी हैं। खाना खाना था तो पहले खा लेते, उसके बाद अपने रोमांस पर फोकस करते। यहां मैं आकर बोल चुकी हूं कि इन्हें भूख नहीं है और अब इन्हें खाना खाना है। अजीब इंसान है ये। अब मैं क्या जवाब दूंगी? मानसी बोली, तू जो मन में बोल रही है ना, उसे जुबान से बोल। तू मुझे सुनाई देगा, मैं तेरी मन की बात नहीं पढ़ सकती। ज्योति ने कहा, इन्होंने ही बोला था कि इन्हें खाना नहीं खाना। अब अचानक से इन्हें भूख लग गई, तो मैं क्या करूं? रुद्रम हैरानी से ज्योति को देखने लगा और मोह से बोला, लेकिन आप खाना कहने के लिए कमरे में आए था? ज्योति खड़ी हुई और बोली, अरे, आए तो थी। आपने ही तो बोला था कि आपको भूख नहीं है, और भाई ने भी बोला था कि नहीं, भूख नहीं है। मोह बोली, लेकिन आप कमरे में आए ही नहीं। ज्योति ने इस पर कहा, आप भूल गई क्या भाभी? मैं आए तो थी कमरे में और बोला भी था कि भैया भाभी, खाना तैयार है, आ जाइए। और आप दोनों एक साथ बोले थे कि नहीं है भूख हम दोनों को, तो मैं आ गई नीचे। मोह इस पर मासूमियत से बोली, पर हमें तो भूख थी, बहुत भूख थी। क्या खाना नहीं मिलेगा हमें? मानसी बोली, मिलेगा, जरूर मिलेगा। आओ बैठो, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। रुद्र मुंह बनाते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गया और मानसी ने उन दोनों की प्लेट्स में खाना सर्व किया। दोनों ने मिलकर खाना खाया। ज्योति धीरे से रुद्रम के पास आई और उसके कान में बोली, सॉरी भैया, वो क्या है ना कि मैं कमरे में आई तो थी, लेकिन आप दोनों अपने ही रोमांटिक मूवमेंट में व्यस्त थे और मैं वो स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया। रुद्र ने नजर उठाकर ज्योति को देखा और अपना सर हाँ में हिलाया। ज्योति मुस्कुराकर उनसे दूर हो गई। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। बारिश ने अपना रूप बदल दिया था और वो ऐसी आ रही थी कि जैसे अगर ना थमे तो बाढ़ आ जाएगी। मोह जाकर सोई नहीं, बल्कि वह बालकनी के पास जाकर टेक लगाकर खड़ी हो गई और बारिश को देखने लगी। रुद्रम बोला, सोना नहीं है। मोह ने बारिश को देखते हुए अपना सिर नामे हिलाया। रुद्रम ने कहा, सो जाओ। मोह ने फिर से सिर नामे हिलाया। रुद्रम ने वह बुक उठाई जो उसने मोह को पढ़ने के लिए दी थी और उसे देखते हुए बोला, तुमने ये बुक कितनी पढ़ ली? मोह ने इस पर मुड़कर रुद्रम को देखा, जिसके हाथ में वह किताब थी। वो बोली, मैंने इसे आधे से ज्यादा पढ़ लिया। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी प्रेम कहानी है। रुद्रम ने बुक के कुछ पन्ने पलटते हुए कहा, कैसी कहानी है इसमें? मैंने नहीं पढ़ी है ये किताब। मोह इस पर उसके पास आई और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो बोली, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है।
उन दोनों की मुलाकात बारिश में होती है और पहली नज़र में ही लड़का लड़की से बहुत सुंदर मोहब्बत करने लगता है। कुछ ऐसे दृश्य थे जो मुझे थोड़े अजीब लगे और कुछ शब्द ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आए। लेकिन हाँ, कहानी जितनी पढ़ी वो अच्छी थी, पर बहुत सारे इसमें खलनायक भी हैं जो उन दोनों को अलग करने के पीछे लगे पड़े हैं। मुझे वो खलनायक अच्छे नहीं लगे। रुद्रम को खलनायक सुनकर हंसी आ गई और वो बोला, खलनायक? इसमें खलनायक है, उसे विलन कहते हैं। मोह बोली, हम वही ना, खलनायक विलन आपने अंग्रेजी में बोला, हमने हिंदी में बोला। रुद्रम को बहुत हंसी आ रही थी और वो बोला, अच्छा बताओ, इसमें कौन कौन है खलनायक? वो बोली, इसमें लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता, यानी यूं कहें कि लगभग सारे खलनायक हैं। बस कुछ 4-5 लोग होंगे जो नायक हैं और इन दोनों को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है, इसमें एक चीज हुई जो मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। रुद्रम ने मोह को देखा और बोला, क्या अच्छी नहीं लगी? मोह को थोड़ी शर्म आए तो रुद्र ने कहा, शर्मा क्यों रही हो, बताओ। मोह ने कहा, इसमें लड़की शादी से पहले मां बन जाती है, यह अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो कलंकित होती है ना लड़कियां। रुद्रम ने मोह के बालों को उसके कानों के पीछे किया तो उसने अपने सिर उठाकर रुद्रम को देखा। रुद्रम ने कहा, जो लड़की इसमें मां बनने वाली थी, उसके बच्चे का बाप कौन है? मोह ने कहा, इस कहानी का नायक, मतलब अंग्रेजी में हीरो। हाँ, हीरो। रुद्रम ने पूछा, क्या जब ये लड़की मां बन गई उसके बाद इस हीरो ने उसे छोड़ दिया? मोह ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, नहीं नहीं, वो छोड़ नहीं रहा, बल्कि सबसे लड़ रहा है और कह रहा है कि वो उसका बच्चा है और वो अपनी मोहब्बत को, अपने बच्चे को उन सब से छीनकर अपने पास रखेगा जो उसकी मोहब्बत में बाधा बनेंगे। रुद्रम ने इस पर कहा, तो बताओ, वो लड़की कलंकित कैसे हो गई? जिस लड़के ने उसे छुआ उसने उसे अपनाया भी। अब शादी से पहले अगर वो मां बन गई तो भी क्या हो गया? माना कि यह गलत है, शादी से पहले करीब नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आते हैं। और आज की जनरेशन तो वैसे भी बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। वो आते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो शादी से पहले ही इंटीमेट हो जाते हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हाँ, अगर लड़का लड़की के प्रेगनेंसी के बाद उसे छोड़ देता है तो ये लड़की की गलती है कि उसने भरोसा गलत इंसान पर किया। लड़के की भी गलती है, लेकिन लड़की को कम से कम पूरा भरोसा हो जाने के बाद ही अपने आप को लड़के को सौंपना चाहिए। और लड़के को भी अपनी नीयत पर कंट्रोल रखना चाहिए। लड़की से ज्यादा लड़के की गलती होती है, वो होते ही हरामी है। मोह ने कहा, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो, और आपने एक शब्द बोला था, उसका मतलब क्या है? मैंने वो शब्द इसमें भी पढ़ा था, पर मुझे समझ नहीं आया। मैंने उसे इंक से गोलाकार बना दिया ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि वह क्या है। रुद्रम ने कहा, तो मैं था ना तुम्हारे लिए, तुम्हें मैं कलंकित होने नहीं देता। और कौन से शब्द की बात कर रही हो? मैंने तो बहुत सारे इंग्लिश के शब्द बोल दिए। मोह ने उस शब्द को याद करते हुए कहा, इन 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 ऐसा ही कुछ था, याद नहीं आ रहा, मैं आपको खोज कर बताती हूँ। फिर मोह ने किताब ले ली और उसमें वो शब्द ढूंढने लगी। फिर उसे एक जगह वो शब्द मिल गया और उसने वापस रुद्रम के हाथ में वह किताब देते हुए शब्द के पास अपनी उंगली रखते हुए कहा, ये शब्द। रुद्रम ने अपनी नजर बुक पर डाली और फिर कुछ पल के लिए खामोश रह गया, क्योंकि वो शब्द था, इंटमेट। रुद्रम बस उसे एकटक देखता रहा और फिर उसने बहू को देखा और कहा, जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी यह सब तुम्हारे मतलब का नहीं है। उसने कहा, क्यों? मैं किताब पढ़ रही हूं ना, तो मुझे प्लीज समझा दीजिए, इसका मतलब क्या होता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं इसके अंदर। उसके बाद उसने रुद्रम के हाथ से कुछ पन्नों को पलटा और फिर एक शब्द पर अपनी उंगली रखते हुए पूछा, यह क्या है? उस पर शब्द था फ्रेंच किस। रुद्रम को ऐसा लग रहा था कि उसने गलत किताब दे दी है, क्योंकि इस बुक में ऐसे शब्द आना बहुत नॉर्मल था। वो बस अपना थूक हटकते हुए रह गया और फिर बोला, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। मोह बोली, ऐसे तो मैं ये किताबें पूरी नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये पूरी किताब समझ में आ रही है, लेकिन कुछ शब्दों की वजह से कुछ दृश्य समझ में नहीं आ रहे। रुद्रम ने किताब बंद कर दी और बोला, तो मैं तुम्हें दूसरी किताब लाकर देता हूँ जिसमें ऐसे शब्द नहीं होंगे। मोह ने कहा, लेकिन मुझे इसमें रुचि आ रही है। रुद्रम ने कहा, अच्छी बात है कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि नॉवेल से अच्छा कोर्स की किताबों पर इंटरेस्ट लगे। और अब तुम ये सब छोड़ो और कपड़े चेंज करो, जाकर सोना है। मोह को अजीब लगा, लेकिन उसने रुद्रम की बात मान ली।
वो क्लोजेट में गई और वहां से नॉर्मल सलवार कमीज पहनकर वापस आई। तब तक रुद्रम ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। मोह ने सवाल किया, आपने अपने कपड़े क्यों बदले? रुद्रम ने जवाब दिया, ऐसे ही, बाहर जा रहा हूं। मोह ने पूछा, बाहर मतलब कहाँ? रुद्रम ने कहा, बारिश में भीगने जा रहा हूं। मोह ने बाहर बारिश को देखा और खुशी से बोली, सच में? मैं भी चलूं? रुद्रम ने कहा, तुम्हें बारिश में भीगना है? मोह ने खुशी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो रुद्रम ने कहा, तो जाओ जाकर भीग लो, डांस कर लेना। उसने सिर न में हिलाया और कहा, यहाँ नहीं, यहाँ जगह कम है, मुझे नाचना है। अगर आपकी इजाजत हो तो। कहते कहते उसकी आवाज धीमी हो गई। रुद्रम ने कहा, ठीक है, नीचे जो गार्डन है वहां जो करना है कर लो, वैसे भी अब तक सब सो गए होंगे। मोह के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने कहा, आप भी चलिए ना। रुद्रम ने कहा, पर मैं क्या करूंगा वहां जाकर? मोह ने कहा, अभी तो आपने कहा कि आपने कपड़े बारिश में भीगने के लिए बदले हैं। रुद्रम हंस पड़ा और बोला, नहीं, मैं बारिश में भीगने नहीं जा रहा था। असल में मुझे स्टडी रूम में जाना है, कुछ काम करने के लिए, और एक फॉरेन डेलीगेट के साथ मीटिंग है, इसलिए ये कपड़े पहने थे। मोह को फॉरेन डेलीगेट का मतलब समझ में नहीं आया, तो उसने पूछा, ये कौन होता है? रुद्रम ने कहा, फॉरेन डेलीगेट मतलब विदेश के लोग। मोह की आंखें बड़ी हो गईं और वो बोली, आप विदेश के लोगों से बातें करते हैं? रुद्रम ने सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, बिजनेस में अक्सर बात होती है, और सिर्फ एक देश के नहीं, अलग अलग देशों के लोगों से मेरी बात होती है। मोह ने कहा, तो मतलब आपके पास बहुत पैसा भी है? रुद्रम हंस पड़ा और बोला, हाँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हें चाहिए? मोह ने अपना सिर न में हिला दिया और फिर बाहर की तरफ जाते हुए बोली, चलिए ना, मेरे साथ। रुद्रम ने कहा, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मोह ने कहा, अगर किसी ने हमें डांट दिया तो? रुद्रम ने कहा, बस मुझे बुला लेना, मैं देख लूंगा, साथ में कोई तुम्हें डांटेगा तो जाओ जाकर एंजॉय करो। वो खुश हो गई और उसने अपना दुपट्टा लिया और गार्डन की तरफ भाग गई। वो मैंशन के बाहर आई और फिर गलियों से होते हुए गार्डन की तरफ गई। बारिश बहुत तेज थी, जो कट की तरह शरीर को छू सकती थी, लेकिन मोह को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जल्दी से बारिश में आई और अपने हाथों को फैला लिया, चेहरा ऊपर कर लिया और बारिश का एंजॉयमेंट लेने लगी। ना रे, ना रे, ना रे, ना रे, ना 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 रे, ना रे, ना रे, ना रे, ना 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 ना रे। मोह ने गाना शुरू किया, क्योंकि वो बारिश में बिना गाए और नाचे नहीं रह सकती थी। रुद्रम, जो फॉरेन डेलीगेट के साथ मीटिंग कर रहा था, उसके कानों में यह आवाज पड़ी। फॉरेन डेलीगेट के कानों में भी यह आवाज गई और उसने कहा, दिस इज अ स्वीट साउंड, आई थिंक आई हर्ड दिस। रुद्रम बोला, शी इज माई वाइफ। फॉरेन डेलीगेट सरप्राइज हो गया और बोला, योर वाइफ्स वॉइस इज सो स्वीट एंड मेलोडियस। रुद्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह बोला, यस, शी इज सो स्वीट एंड ड्रीमी। कैन वी हैव द मीटिंग फास्ट, प्लीज? आई वॉन्ट टू जॉइन माई वाइफ। फॉरेन डेलीगेट को समझ आ गया कि रुद्रम काफी रोमांटिक है अपनी पत्नी को लेकर। उसने जल्दी से जल्दी रुद्रम की बात मान ली और मीटिंग को शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया। उधर मोह बारिश में डांस और गाना पूरी तरह भूल गई। उसे वह जगह अपना गांव लगने लगी, जहां वह अक्सर ऐसे ही बारिश में डांस करती और गाती थी। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। मोह ने आगे की लाइन गाए, तभी अचानक मानसी की नींद खुल गई। उसने उठकर कहा, यह म्यूजिक सिस्टम किसने चालू किया? इतनी ब्यूटीफुल वॉइस। और वो कमरे से बाहर निकल गई। उधर मोह ने अपनी कमर को लय के साथ हिलाना शुरू कर दिया। वो पूरी तरह से अपने डांस और गाने में खो चुकी थी। मीठा है, कोसा है, बारिश का बोसा है, कोसा है, कोसा है, बारिश का बोसा है। मीठा है, कोसा है, बारिश का बोसा है, कोसा है, कोसा है, बारिश का बोसा है। जो एक स्टेप था इस गाने का, वहीं से स्टेप मोह ने किया और बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि बारिश जैसे रिदम का काम कर रही हो। जैसे मोह अपने गाने को आगे बढ़ा रही थी, उसी हिसाब से बारिश में भी तब्दीली आ रही थी। मानसी को आवाज मेंशन के बाहर आ रही थी, इसीलिए वह मेंशन से बाहर अपने कदम बढ़ाने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, लेकिन बारिश की वजह से दब गई थी।
जल 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 थल जल थल चल 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 बहता चल। रुद्रम ने भी मीटिंग पूरी की और स्टडी रूम की बालकनी से मोह को देखने लगा। वो बड़ी खुशी से नाच रही थी और उसे आज मोह वही नजर आ रही थी जिससे वो पहली बार टकराया था और जिससे उसे मोहब्बत हुई थी। मोह ने पूरे गार्डन को अपना बसेरा बना लिया था और जहां उसका मन कर रहा था वहां जाकर डांस कर रही थी। गीली गीली माटी के चल घरौंदे बनाएंगे रे, हरी भरी अंबी अंबी की डाली मिलके झूले झुलाएंगे रे हो। मानसी मैंशन के बाहर आ गई और गार्डन की तरफ चली गई। जब उसने मोह को डांस करते देखा तो हैरान हो गई। वो चिल्लाई, क्या कर रही हो बेटा, भीग जाओगी। पीछे से आवाज आए, माँ ये पहले से ही भीग रही है। मानसी ने पलटकर देखा तो ज्योति खड़ी थी, वह भी मानसी के पास आ रही थी। मानसी ने कहा, तुझे भी इसके गाने की आवाज आई थी? ज्योति ने सर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा गा रही है भाभी। इसके बाद वह भी मानसी के कंधे पर सर रखकर मोह को खुशी से झूमते हुए देखने लगी। रुद्रम भी नीचे आ गया और बालकनी से बहू को देखने लगा। रे तैर के चली मैं तो पार चली, रे तैर के चली मैं तो पार चली, पार वाले पर ले किनार चली रे मेघा। मानसी की नींद पूरी तरह उड़ गई थी। मोह के चेहरे की खुशी देखकर वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि 2 दिन से उसके चेहरे पर बस दबी दबी सी मुस्कान थी, जैसे जबरदस्ती खुश होने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जो खुशी वो अभी देख रही थी वो बहुत खास और सच्ची थी। घर के लगभग सभी लोग जाग गए थे। अमर और अजय ने कमरे से बाहर आने के बजाय अपने कानों में रुई डाल ली थी। अमरेंद्र जी, कविता जी, फाल्गुनी सब एक साथ अपने कमरे से निकले और आवाज के पीछे पीछे गलियारे में आ गए। रुद्रम भी बहू को देखने नीचे आ गया। कविता खुशी से बोली, बच्ची कितनी खुश लग रही है, बारिश में इतनी तेज बारिश हो रही है। तभी रुद्रम ने कहा, ज्योति मेरे कमरे में पानी गर्म करो, जब इसका हो जाएगा तब इसे गर्म पानी में नहलाना पड़ेगा, और हाँ, इसके लिए गर्मागर्म सूप भी बना। ज्योति ने कहा, आप बना लीजिए, मुझे भाभी को देखना है। रुद्रम ने गुस्से से कहा, ज्योति राइट नाउ। मानसी ने ज्योति से कहा, मैं बना देती हूँ, और ज्योति खुश होकर बहू को देखने लगी। उसका भी मन मोह के साथ डांस करने का हो रहा था। मोह ने अपने डांस और गाने में सबको बांध लिया था। काली काली रातों में ये बदरवा बरस जाएगा, गली गली मुझको मेघा ढूंढेगा और गरज के पलट जाएगा। बहू खुशी खुशी झूम रही थी और हर कोई उसे देख रहा था। रुद्रम की नजर बस मोह पर टिकी हुई थी और फाल्गुनी की नजर रुद्रम पर कि वो किस तरह अपनी बीवी को देख रहा है। फाल्गुनी को जलन हो रही थी, लेकिन उसने अपने इस एहसास को दबा लिया। मोह आखिरी लाइन गा रही थी, तभी उसने पूरे परिवार को देखा और एकदम से रुक गई। उसके हाथ नीचे गिर गए, चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह घबराहट ने ले ली। बारिश और भी तेज हो गई थी और अब बारिश की बूंदें सच में कांटों की तरह चुभ रही थीं, क्योंकि अब वो बारिश को एंजॉय नहीं कर रही थी। रुद्रम एक तौलिया लेकर आया और बारिश में बाहर चला गया। ज्योति ने कहा, भैया आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन रुद्रम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो टोवेल लेकर मोह के पास गया, उसके सिर पर रखा और उसे अपने आप से लगाकर कल्याण के अंदर ले आया। उसने सबको देखा और सिर झुकाकर कहा, माफ कर दीजिए। कविता मुस्कुराते हुए बोली, कितना अच्छा डांस करती है तू, और गाना भी बहुत अच्छा गाती है। कभी तूने स्कूल में किसी कंपटीशन में भाग लिया है? मोह ने सिर उठाया और पूछा, कंपटीशन क्या होती है? कविता हंसकर बोली, कोई भी टाइप की कंपटीशन, मतलब किसी तरह की प्रतियोगिता। मोह ने मासूमियत से कहा, हमारे स्कूल में कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी। अमरेंद्र जी ने कहा, प्रतियोगिता नहीं होती थी? क्यों, हमारे स्कूल में तो हर साल एक प्रतियोगिता होती ही थी। मोह ने कहा, नहीं बड़े साहब, जब से हमने स्कूल में दाखिला लिया है तब से कोई प्रतियोगिता नहीं हुई। रुद्रम ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। अभी चलो, तुम भीग गई हो। इसके बाद उसने जोर से छींक ली। ज्योति ने कहा, लो हो गया, भाभी की तबीयत खराब हो गई। मोह खुद हैरान थी, क्योंकि उसे कभी बारिश में सर्दी नहीं लगी थी। उसकी आंखें गीली हो गईं। बारिश में भीगने की वजह से अचानक मोह छिकने लगती है और वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि कभी भी उसके साथ बारिश में ऐसा नहीं हुआ था। उसने बारिश को देखा और मन में बोली, बारिश ने मेरे साथ दगाबाजी की है। पहले तो हम कभी तुझ में बीमार नहीं हुए, तो आज क्यों किया, हमें भी मारा, वह भी सबके सामने।
सब हमें सुनाएंगे कि हम क्यों भीगे बारिश में, दगाबाज कहीं की, फरेबी कहीं की। रुद्रम ने कहा, बारिश की तरफ मत देखो, क्योंकि अब नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें वहां पर, चलो मेरे साथ कमरे में। उसके बाद रुद्रम ने मोह की कलाई पकड़ी और उसे लेकर मेंशन के अंदर आ गया। बाकी सब भी पीछे पीछे मेंशन के अंदर आ गए। मानसी ने सूप बना दिया था। जब उसने छींक खाती हुई मोह को अंदर आते हुए देखा तो हैरान होकर बोली, यह क्या, ये छींक क्यों रही है? ज्योति और बाकी सब जो उनके पीछे आ रहे थे, वह बोली, माँ आपको दिख नहीं रहा था? कितनी तेज बारिश है, तूफानी बारिश है। अब ऐसे में इतनी देर से भीगेंगी तो छींक नहीं आएगी तो क्या आएगा? हाँ, कोई बीमार हो ही जाएगा। मोह ने अपना सर नीचे झुका लिया। रुद्रम ने कहा, माँ सूप बन गया? मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और सूप की कटोरी रुद्रम के सामने की। रुद्रम ने वह कटोरी मोह को पकड़ने के लिए दी और मोह ने उसे हाथों से पकड़ लिया। दोनों आराम से अपने कमरे की तरफ चले गए और बाकी सारे अपने कमरे में चले गए रेस्ट करने के लिए। रुद्रम मोह को लेकर कमरे में आया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो मोह रो रही थी। रुद्रम ने उसके हाथ से कटोरी ली और उसे टेबल पर रखकर मोह से बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मोह ने कहा, हमारी वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई। रुद्रम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दवाई दे दूंगा ना तुम्हें। मोह ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, कभी हमारी तबीयत इतनी तेज बारिश में खराब नहीं हुई, लेकिन इस बार हो गई। आपने सही कहा था, शहर की बारिश और गांव की बारिश में बहुत फर्क है। गांव की बारिश अपनी होती है, लेकिन शहर की बारिश दगाबाज, फरेबी होती है। ये सुनकर रुद्रम को हंसी आ गई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसने मोह को एक जगह बिठाया और कहा, शांति से बैठी रहो, समझी? पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। उसके बाद रुद्रम वॉशरूम में गया। जो टोवेल वह लेकर गया था उसे टब में डाल दिया और दूसरा सूखा टोवेल लेकर बाहर आया। उसने टोवेल मोह को देते हुए कहा, ये लो, इससे अपना सर पोंछो। मोह ने वो टोवेल ले लिया और अपने गीले बालों को सूखने लगी। रुद्रम ने कहा, वॉशरूम में जाओ और कपड़े बदल लो। ये गीले कपड़े ज्यादा देर तक बदन पर मत रखो, गर्म पानी करवा दिया है, नहा लेना। मोह ने सिर हिलाया और फिर खड़ी होकर सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। मोह ने अपने गीले कपड़े हटाए और फिर शावर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे ही उसने बटन प्रेस किया, उसमें से गरम गरम पानी निकलने लगा, जो उसकी बॉडी को अच्छा फील करवा रहा था। मोह अच्छे से गर्म पानी में नहाती रही और फिर उसने सूखे टोवेल से खुद को साफ किया। वो हैरान हो गई, क्योंकि वो कपड़े तो लाई ही नहीं थी अंदर। वो क्या पहनेगी? गीले कपड़े तो नहीं पहन सकती थी और सारा टाइम वॉशरूम में खड़ी भी नहीं रह सकती थी। मोह ने अपने सर पर हाथ रख लिया और खुद से कहा, यह क्या किया मैंने? कपड़े नहीं लाए, मैं गुसलखाने में गड़बड़ कर बैठी। अब कैसे जाऊं बाहर? ऐसे बिना कपड़ों के तो नहीं जा सकती बाबू साहब के सामने। उसके बाद वो वॉशरूम में इधर उधर देखने लगी कि शायद उसे कुछ मिल जाए। तभी उसे वहां पर एक अलमारी नजर आए, जो अटैच्ड थी। वो जल्दी से उसके पास गई और उसे खोला तो उसमें बहुत सारे बाथरोब्स थे। उसने एक बाथरोब निकाल लिया और बोली, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस दिन बाबू साहब ने दिया था। मोह को छोटा बाथरोब पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन खुद को कवर करने के लिए कुछ तो पहनना ही था। उसने बाथरोब की नॉट को खोला और उसे पहन लिया। खुद के हाथों को रगड़ने लगी, ताकि जो ठंड उसे लग रही थी वह कम हो जाए। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर हल्का सा बाहर निकली। उसने देखा कि रुद्रम शांति से बैठा हुआ है और फोन चला रहा है। दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज पर रुद्रम ने ऊपर देखा और फिर बस देखता ही रह गया। मोह उस व्हाइट कलर के बाथरोब में बहुत ज्यादा सेक्सी और बोल्ड लग रही थी। वो जिस तरीके से अपने पैरों को जोड़कर खड़ी थी और अपने हाथों को रगड़ रही थी, उसके खुले बाल जो गीले थे और जिनसे पानी अभी भी टपक रहा था, उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें थी, जो उसे और भी ज्यादा ग्लोइंग बना रहे थे। उसकी बॉडी की हर एक चीज रुद्रम को अट्रैक्टिव लग रही थी। रुद्रम ने एक गहरी सांस लेकर उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे अपने अरमानों पर कंट्रोल करना था। रुद्रम खड़ा हुआ और मोह की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मोह ने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन रुद्रम तेज निकला और उसने मोह की कलाई को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर बोला, कहाँ जा रही हो? मोह ने रुद्रम की तरफ देखा नहीं और अपनी परेशानी बताई, अजीब लग रहा है। रुद्रम ने पूछा, क्या अजीब लग रहा है? मोह ने कहा, इस छोटे कपड़े में मुझे बहुत अजीब लग रहा है।
रुद्रम ने बाथरोब की तरफ देखा और फिर कुछ पल के लिए उसे देखता रहा। उसके बाद उसने मोह को छोड़ दिया और कहा, कुछ नहीं, ठीक तो है, हर लड़की पहनती है। मेरी बहन के पास भी है ये, और वो नहाने के बाद इसे ही पहनती होगी। मोह ने इस पर रुद्रम को देखा और कहा, लेकिन वह तो अच्छी खासी कुर्ती पहनती है ना, मैंने तो कभी उन्हें इसमें नहीं देखा। रुद्र उसके चेहरे के पास आया और उसकी गीली बालों को अपनी उंगली में फंसाते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि ये कपड़े सिर्फ एक लड़की अपने पति के सामने पहन सकती है या फिर अकेले में। वैसे भी ज्योति की शादी नहीं हुई है, तो वह अकेले में पहनती है। मोह ने कहा, मुझे कपड़े बदलने हैं। रुद्र मुस्कराते हुए बोला, क्यों बदलती हो, इतने अच्छे तो हैं, इसी में सो जाओ। इसके बाद रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर की तरफ लेकर आया। उसने मोह को वहां पर लिटा दिया और ब्लैंकेट को उसके ऊपर उड़ा दिया। फिर खुद उसकी साइड में आकर बोला, सो जाओ। मोह ने कहा, अजीब है। रुद्र ने कहा, कुछ अजीब नहीं है। रुद्र ने भी वॉशरूम जाने के बाद अपने कपड़े बदल लिए थे। मोह को न चाहते हुए भी रुद्र की बात माननी पड़ी और दोनों सो गए। अगले दिन सुबह जब मोह की आंख खुली तो उसने देखा कि रुद्र ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ है। उसके एक कंधे पर रुद्र का सिर था और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वो मोह को लेकर बड़े प्यार से सो रहा था। मोह ने अपने पेट पर से रुद्र के हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। जितनी ज्यादा कोशिश करती, उतनी ही ज्यादा रुद्र के हाथ उसकी कमर पर कस जाते। मोह कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। तभी अचानक रुद्र ने उसे अपनी तरफ पलट लिया और उसके सिर को अपने सीने से लगाया। फिर उसने अपने हाथों को उसकी पीठ पर रखा और ब्लैंकेट को अच्छे से मोह के ऊपर कर दिया। रुद्रम ने कहा, शांति से सो जाओ। क्या करोगी उठकर इतनी जल्दी, सिर्फ 5 बजे हैं सुबह के। मोह की आंखें बड़ी हो गईं और उसने पूछा, आप जाग रहे हैं? रुद्र ने कहा, ऑफ कोर्स, मेरी नींद कितनी कच्ची है, तुम्हें ये जान लेना चाहिए। किसी भी मूवमेंट से मेरी नींद खुल जाती है। अब मुझे मेरी नींद से बहुत मोहब्बत हो रही है, इसलिए शांति से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। खबरदार, जो 8 बजे से पहले उठी तो आदत लगा लो 8 बजे उठने की। घर में कोई भी 7 बजे से पहले नहीं उठता। तुम क्या करोगी उठकर? मोह ने कहा, लेकिन दादी तो उठ जाती है। रुद्र ने जवाब दिया, दादी रोज नहीं उठती, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन। डॉक्टर ने कहा है कि उनके हार्ट की प्रॉब्लम है, इसीलिए सुबह सुबह की धूप लेने के लिए कहा गया है। लेकिन सिर्फ हफ्ते में 2 बार, ज्यादा धूप भी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। अभी शांति से सो जाओ। यहाँ मेंशन में कोई नहीं उठता, यहाँ तक कि नौकर भी नहीं। मोह को उठना था, लेकिन रुद्र उसे उठने नहीं दे रहा था, इसलिए वह वैसे ही लेटी रही। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में वापस नींद आ गई और वो सच में सो गई। सुबह के 8:30 बजे जब मोह की दोबारा नींद खुली तो उसने देखा कि अब उसकी कमर पर कोई हाथ नहीं था। बेड पर रुद्र भी नहीं था। वो उठकर बैठ गई और सामने देखा तो रुद्र अपने बालों को सेट कर रहा था। वो नहाकर तैयार हो चुका था। रुद्र ने जब मोह को आईने के जरिए देखा तो बोला, गुड मॉर्निंग अट्रैक्शन। मोह ने जवाब दिया, सुप्रभात बाबू साहब, आप तैयार हो गए, मुझे क्यों नहीं उठाया आपने? रुद्र पलटा और बोला, तुम इतने अच्छे से सो रही थी, फालतू में तुम्हें जल्दी उठाकर तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। देखा, अब तुम्हारी नींद पूरी हो गई। मोह ने कहा, शायद तबीयत खराब है, इसीलिए दोबारा नींद लग गई। रुद्र ने कहा, तबीयत खराब होने से नींद नहीं लगी, बल्कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए लग गई। तबीयत का इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो, अब जाकर तैयार हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। मोह उठी और उसने अपने बाथरोब की नॉट अच्छे से बांध ली, जो सोने के दौरान ढीली पड़ गई थी। फिर वो डायरेक्ट वॉशरूम में जाने लगी। तो रुद्र ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, आज भी बाथरोब पहनकर बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, पहले क्लोजेट से कपड़े ले आओ। मोह को याद आया कि पिछली रात वो बाथरोब में बिना कपड़े लेकर गई थी, जिस वजह से उसे बाथरोब पहनना पड़ा था। इसलिए वो जल्दी से क्लोजेट की तरफ गई और वहां से एक सलवार कमीज और दुपट्टा लेकर आई। दुपट्टा उसने बाहर ही छोड़ दिया और सलवार कमीज को लेकर अंदर चली गई। थोड़ी देर में वो पीले और गुलाबी रंग के कॉम्बिनेशन वाले सूट में बाहर आई। रुद्र सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मोह के बाहर आते ही उसने खुद को सजाना शुरू किया। मोह ने कहा, मैं तैयार हो गई। रुद्र ने मोह को देखा तो वो पीले और गुलाबी रंग के कॉम्बिनेशन सूट में बहुत अच्छी लग रही थी। वो खड़ा हुआ और बोला, चलो फिर नाश्ता करने चलते हैं। वो दोनों कमरे से निकलकर नीचे की तरफ आए।
दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे। नौकरानी ने उन्हें नाश्ता परोसा और सब खाने लगे। तभी अमरेंद्र जी ने मोह से सवाल किया, बेटा, स्कूल में पढ़ाई कैसी चलती थी? मोह ने उनकी तरफ देखा। तभी रुद्र ने कहा, आप सवाल बाद में कर लीजिए, अभी इसे खाने दीजिए। अमरेंद्र जी ने कहा, बात को टालो मत, रात को भी तुमने बात पूरी नहीं होने दी थी, सिर्फ एक सवाल है। फिर उन्होंने मोह से कहा, बेटा बताओ, पढ़ाई कैसी चलती थी स्कूल में? मोह ने कहा, ठीक ठाक। अमरेंद्र जी ने पूछा, क्या टीचर आकर पढ़ाते थे? मोह ने कहा, कभी कभी पढ़ाते थे, आते तो हर दिन थे, लेकिन पढ़ाते नहीं थे, बस आकर बैठ जाते थे और हमें कहते थे कि जो करना है हम कर सकते हैं। जो लड़के पढ़ते नहीं थे वो क्लास से बाहर भाग जाते थे खेलने के लिए। मोह ने सच्चाई बता दी। अमरेंद्र जी ने रुद्र से कहा, तुम आज फिर से गांव जाओगे और हाँ, स्कूल का सारा डोनेशन वापस भी लोगे, स्कूल को ताला लगाओगे और जितने भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनसे कहोगे कि उनके लिए अगले साल से एक नए स्कूल का निर्माण होगा। वहां पर अच्छे टीचर्स होंगे जो सच में काबिल होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह स्कूल किसी काम का नहीं है। रुद्र ने कहा, क्या फायदा? जब तक हमारे में से कोई वहां पर देखभाल के लिए नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा दादाजी। इसीलिए जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, अचानक से कोई एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा। रही बात प्रिंसिपल की, तो उसे मुझ पर छोड़ दीजिए कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। उसके बाद रुद्र उठा, कमरे में गया और अपना सामान लेकर वापस आया। मोह उसे छोड़ने के लिए पीछे पीछे बाहर की तरफ आए। रुद्र जाने लगा, तभी मोह को कुछ याद आया और वो बोली, टेक केयर बाबू साहब। रुद्र हैरान हो गया और उसके पास आकर बोला, क्या कहा तुमने? टेक केयर? तुम्हें किसने सिखाया ये? मोह बोली, स्कूल में सिखाया था, छोटे छोटे शब्दों में सिखा देते थे कभी कभी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल पर क्या एक्शन लिया जाए। उसने कहा, ठीक है। मोह कमरे में चली गई और रुद्र अपनी कार की तरफ गया। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि कोई अननोन नंबर था और उसने फोन उठा लिया, फिर कार में जाकर बैठ गया। तभी दूसरी तरफ से एक धमाके की आवाज आई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।